जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो लगता है कि इंसान ही इस दुनिया का मालिक है। बिल्डिंग्स, हथियार, इंटरनेट, धर्म, पूंजीवाद, सब कुछ हमारे दिमाग की उपज है। लेकिन कभी सोचा है हम इंसान बने कैसे? हमारी नस्ल पहले शेर से डरती थी, जंगल में चुपचाप छिपती थी और खाना ढूंढती फिरती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जिसने हमें जानवरों से भगवान बना दिया। हमने भाषा बनाई, कल्पनाएं गढ़ी, झूठ को सच की तरह फैलाया और एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जो कागज, कहानी और कल्पनाओं से बनी है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड कोई आम किताब नहीं है। ये किताब इंसान के उस अंधेरे सफर की कहानी है जहां आदिमानव से लेकर सुपर पावर बनने तक की पूरी चालाकी, धोखा, युद्ध, मनोविज्ञान और सत्ता की सच्चाई छिपी है। इस किताब को लिखा है युval नोआ हरारी ने, जो इतिहास, विज्ञान और मनोविज्ञान को एक ऐसी चाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं जो सच को काटता है गहराई से। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम सोचते हो कि ये दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, अगर तुम्हें लगता है कि इंसान सबसे समझदार प्रजाति है, तो ये किताब तुम्हारी सोच को चकनाचूर कर देगी। यहाँ धर्म की असलियत है, समाज की साजिश है, पैसों की माया है और मस्तिष्क के भीतर चल रहा वो अंधकार जिसे तुमने आज तक कभी महसूस नहीं किया। इस समरी को हम 7 गहराई वाले चैप्टर्स में बांटेंगे। हर चैप्टर तुम्हें ले जाएगा इंसान के इतिहास के सबसे अंधेरे और सबसे क्रांतिकारी मोड़ों पर, और हर लाइन तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ देगी और कुछ नया बना देगी। लेकिन रुकिए, इस सफर में डूबने से पहले एक काम जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारा दिमाग भी उस सच्चाई से टकरा सके जिसे आज तक तुमने केवल झूठ में लिपटा हुआ देखा है। अब तैयार हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1, संज्ञानात्मक क्रांति, जब कल्पना ने राज करना शुरू किया। कल्पना करो एक दुनिया की जहां जंगल के हर कोने में शिकारी हैं, इंसान सबसे कमजोर प्राणी है और दिन का उजाला भी सुरक्षा नहीं देता। रात की बात तो छोड़ो, एक हल्की सी टहनी भी टूटे तो दिल की धड़कन रुक जाती है। यह वो समय था जब इंसान सिर्फ जानवरों में से एक था। ना कोई इतिहास, ना कोई धर्म, ना कोई व्यापार, बस जिंदा रहने की लड़ाई। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक धीमा, अदृश्य लेकिन सबसे खतरनाक धमाका, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये कोई मशीन नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, ये एक सोचने का तरीका था, एक कल्पना करने की क्षमता, जिसने इंसान को बाकी सब प्रजातियों से अलग कर दिया। लगभग 70,000 साल पहले कुछ होमो सेपियंस ने ऐसा करना शुरू किया जो बाकी जीव नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहानियां गढ़नी शुरू की, नकली भगवान बनाए, काल्पनिक शत्रु बनाए और सबसे खतरनाक, झूठ को इस तरह बोला कि वो पूरी सभ्यता की नींव बन गया। तुम सोचते हो इंसान ने दुनिया पर राज किया अपनी ताकत से? नहीं, हमने दुनिया पर राज किया साझा विश्वास से। जब 10 शेर शिकार करते थे, वो 7 इसलिए नहीं आते थे क्योंकि कोई उन्हें धार्मिक किताब पढ़कर जोड़ रहा था। लेकिन 10 इंसान एक दूसरे को बिना देखे, बिना पहचाने भी एक ही झंडे, एक ही राष्ट्र, एक ही पैसे के नाम पर जान देने को तैयार हो गए। यही है संज्ञानात्मक क्रांति की असली ताकत। पहले इंसान कैसा था? शुरुआत में इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे। हर कोई शिकार करता था, फल तोड़ता था और दिन भर भोजन की तलाश में भटकता था। इंसान के पास ना खेती थी, ना घर, ना कपड़े, ना ही भाषा जैसी कोई गहराई थी। लेकिन धीरे धीरे जब दिमाग ने कल्पना करना सीखा, तो आग के इर्द गिर्द बैठकर उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू की। उस पहाड़ के पार एक आत्मा रहती है, अगर तुम ये फूल तोड़ोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। हमारा समूह सबसे पवित्र है, बाकी सब गलत है। यहीं से शुरू हुआ कल्पना का खेल और यही इंसान बना एक काल्पनिक दुनिया का निर्माता। कल्पना का जाल और झूठ की सत्ता। जानवर झूठ नहीं बोल सकते। शेर, चीता, हाथी, ये सब जो देखते हैं वही मानते हैं। लेकिन इंसान तो वो है जो नहीं है उसे भी सच बना देता है। स्वर्ग, नरक, न्याय, राष्ट्र, पैसा, मानवाधिकार, इनमें से कुछ भी असल में नहीं है। ये सब कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं जिन्हें हम सबने मिलकर सच मान लिया। तभी तो एक इंसान दूसरे के लिए जान दे देता है एक झंडे के टुकड़े पर। तभी तो करोड़ों लोग एक भगवान के नाम पर लड़ पड़ते हैं जिसे किसी ने कभी देखा नहीं। साझा मिथक इक्वल्स विशाल समाज। संज्ञानात्मक क्रांति ने इंसान को एक ऐसा हथियार दिया जो किसी भी तलवार से ज्यादा घातक था, कलेक्टिव फिक्शन यानी साझा कल्पना। अब एक इंसान 20, 50 या 100 लोगों के साथ ही नहीं बल्कि हजारों लाखों अजनबियों के साथ भी जुड़ सकता था, क्योंकि सब एक ही मिथक को मानते थे। एक जैसी कहानी, एक जैसे भगवान, एक जैसे नियम। अगर तुम और मैं दोनों एक ही धर्म में विश्वास रखते हैं तो हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे हम एक दूसरे को पहचानते भी ना हो। यही वजह है कि इंसान सभ्यता बना सका, साम्राज्य खड़ा कर सका, व्यापार कर सका और युद्ध कर सका। भाषा सबसे खतरनाक औजार। लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं था, हमें एक तरीका चाहिए था उसे बांटने का, और वो था भाषा। पहले की भाषाएं सिर्फ चेतावनी देने तक सीमित थी, बाघ आ रहा है, यहाँ आग है। लेकिन इंसानों की भाषा में आया परतों वाला सोच, गहराई और कहानी कहने की कला। अब हम कह सकते थे, अगर तुम जंगल में जाओ तो वहां एक आत्मा है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। यहां से इंसान ने न सिर्फ सूचना साझा की बल्कि संवेदना, विश्वास और डर भी बांटा। गॉसिप, सामाजिक गुण। एक मजेदार लेकिन डरावना सच, इंसान की भाषा का विकास गॉसिप यानी चुगली से भी जुड़ा है। जब छोटे समूहों में लोग रहते थे तो सबसे जरूरी था ये जानना कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं।
राम धोखेबाज है, सीमा ने चोरी की, राजू सबसे अच्छा शिकारी है। यानी गॉसिप ने इंसान को सामाजिक रूप से जोड़ने का काम किया और यही सामाजिक जुड़ाव बना सभ्यता की नींव। सामूहिक कल्पनाओं की सत्ता। तुम आज भी जिन चीजों को सच मानते हो, जैसे सरकार, कानून, पैसा, वो सब सिर्फ स्टोरी है। एक कागज का टुकड़ा जिसे तुम 1000 का नोट कहते हो, उसकी असलियत सिर्फ इतनी है कि सबने मिलकर तय किया है कि इसकी कीमत है। किसी जानवर को 1000 का नोट दो, वो इसे कुतर देगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कल्पना को स्वीकार नहीं किया। पर इंसान कहानी में जीता है, कहानी के लिए मरता है और कहानी के नाम पर मारता भी है। खतरा और चतुराई का मिलन। संज्ञानात्मक क्रांति ने इंसान को एक भयानक शक्ति दी, अपनी ही सोच से खुद को धोखा देने की कला। अब इंसान सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि अपने जैसे इंसानों को भी गुलाम बना सकता था, धर्म के नाम पर कुर्बानियां दे सकता था, सत्ता के लिए पूरी सभ्यताएं जला सकता था। कल्पना ने हमें भगवान तो नहीं बनाया, लेकिन हमने खुद को भगवान मान लिया। शिकार से शासक तक का सफर। सोचो, एक समय था जब हम जंगल में शेर से डरकर भागते थे और अब हम शेर को पिंजरे में बंद कर उसके सामने पॉपकॉर्न खाते हैं। ये चमत्कार नहीं बल्कि चालाकी की जीत है। और इस चालाकी की शुरुआत हुई संज्ञानात्मक क्रांति से, जहां इंसान ने सीखा कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, सोच में होती है। सच क्या है और क्या सिर्फ कहानी है? जब तुम अगली बार किसी नोट को देखो, किसी धर्म की किताब पढ़ो या किसी राष्ट्रगान को सुनो, तो एक बार खुद से पूछना, क्या ये सच है या बस एक कहानी जिसे सबने सच मान लिया है? क्योंकि संज्ञानात्मक क्रांति ने इंसान को न सिर्फ सोचने की बल्कि झूठ को सच की तरह जीने की क्षमता दी है। और यही है वो अंधेरा जिसमें हमारी पूरी सभ्यता आज भी सांस ले रही है। चैप्टर 2, कृषि की क्रांति, धोखा या वरदान। जिस पल इंसान ने बीज बोया था, उसी पल उसने अपनी आज़ादी दफना दी थी। सदियों से हम ये मानते आए हैं कि खेती इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लोगों ने खाना उगाना सीखा, गांव बसाए, समाज बने और यहीं से सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कृषि क्रांति इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी। ना ये वरदान थी, ना कोई क्रांति। ये एक धीमा जहर था जिसने धीरे धीरे इंसान को गुलाम बना दिया। और इस गुलामी का रंग इतना मीठा था कि किसी ने इसे जहर समझा ही नहीं। चलिए वापस चलते हैं लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया में। जंगल, आज़ादी और शिकारी जीवी जीवन। उस दौर का इंसान जंगलों में घूमता था। जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला अगले जंगल की तरफ बढ़ गए। ना कोई घर था, ना सीमाएं, ना ही फसल के भरोसे की कोई चिंता। इंसान एक शिकारी था, तेज, आज़ाद और परिस्थितियों का राजा। भूख लगती तो फल तोड़ता, जड़ें खोदता या शिकार करता। हर दिन नया था, हर रास्ता खुला। लेकिन जैसे ही उसने फसल बोना शुरू किया, उसकी दुनिया सिकुड़ने लगी। अब उसे इंतजार करना पड़ता। बीज डाले, पानी दिया, सूरज आया, मौसम सही हुआ, तब जाकर कुछ मिला। और अगर एक बेमौसम बारिश ने सब बिगाड़ दिया तो पूरा परिवार भूखा मर जाता। पहले इंसान खाना खोजता था, अब खाना उगाने की गुलामी में फंस गया। गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। जब तुम सोचते हो कि हमने गेहूं को पालतू बनाया, तो एक बार फिर सोचो, क्या वाकई हमने गेहूं को वश में किया या गेहूं ने हमें? आज से 10,000 साल पहले गेहूं सिर्फ एक जंगली पौधा था जो कुछ खास जगहों पर ही उगता था। लेकिन फिर इंसान ने इसे उगाना शुरू किया, खुद को इसकी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लिया। सूरज के हिसाब से उठा, बारिश के लिए दुआ की, कीड़े मकोड़ों से लड़ाई की, जमीन जोती, बाड़ लगाई, निगरानी रखी। एक समय ऐसा आया जब इंसान का पूरा जीवन सिर्फ एक पौधे की सेवा में लग गया। इसलिए इतिहासकार कहते हैं, इंसान ने गेहूं को नहीं अपनाया, गेहूं ने इंसान को गुलाम बना लिया। भोजन बढ़ा लेकिन पोषण घटा। लोग कहते हैं कृषि से भोजन की भरमार हुई, लेकिन ध्यान से सोचो, एक शिकारी जीवी इंसान दिन भर में करीब 50 से ज़्यादा तरह के पौधे, फल, जड़ें और शिकार करता था। उसके खाने में पोषण, विविधता और संतुलन था। लेकिन कृषि ने सब बदल दिया। अब भोजन सीमित हो गया। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, सिर्फ 3-4 फसलें बार बार। विविधता खत्म हो गई। विटामिन और खनिजों की कमी बढ़ने लगी। हड्डियां कमजोर होने लगी। शरीर छोटे और दुबले हो गए। हाँ, खाने को कुछ था, लेकिन स्वस्थ शरीर गायब हो गया। भूख का डर, संपत्ति का जन्म। शिकार करने वाला इंसान आज खाता, कल भूल जाता। उसे ना स्टोर करना आता था, ना जरूरत थी। लेकिन किसान के पास भंडार था। गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब कुछ इकट्ठा किया जाता। और जहां संपत्ति आती है वहां आता है डर। अगर कल सूखा पड़ गया तो? अगर पड़ोसी ने लूट लिया तो? अगर चूहों ने खा लिया तो? अब इंसान पहले से ज्यादा सुरक्षा में जीने लगा, लेकिन असुरक्षा के डर से। संपत्ति की रक्षा के लिए बाड़े बने, दीवारें बनी, हथियार आए, पहरेदार आए। और वहीं से शुरू हुआ पहला युद्ध, जमीन, अन्न और सत्ता के लिए। श्रम की जंजीरें। शिकार करने वाला इंसान हर रोज कुछ घंटे काम करता था। उसके बाद समय ही समय होता था, खेलने का, बातें करने का, सोचने का। लेकिन किसान का दिन सूरज से पहले शुरू होता था और चांद के बाद खत्म। जमीन जोतना, पानी देना, खरपतवार हटाना, कीड़ों से लड़ना, फसल काटना, भंडार भरना। अब इंसान ने काम करना नहीं चुना था, काम अब इंसान पर हावी हो गया था। बच्चों को भी खेत में झोंक दिया गया। औरतें घर और खेत दोनों संभालने लगी। बुजुर्ग अब सिर्फ सलाह नहीं, काम के हिस्सेदार बन गए। इस तरह कृषि ने इंसान को शरीर से तोड़ा और धीरे धीरे मन से भी।
सामाजिक भेदभाव की शुरुआत। शिकारी समाज में हर कोई बराबर था। जिसने शिकार किया सब में बांटा, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई राजा रंग। लेकिन खेती ने लाया भूमि का अधिकार, और जहां जमीन बंटी वहां इंसान भी बन गया। अब कुछ लोगों के पास ज्यादा खेत थे, ज्यादा भंडार था। उन्होंने दूसरों को मजदूर बना लिया, और यहीं से जन्म हुआ अमीर और गरीब का, मालिक और नौकर का, राजा और प्रजा का। खेती के साथ आया शोषण। एक छोटा वर्ग खाने लगा दावतें, और बड़ा वर्ग तपती दोपहर में मिट्टी फांकने लगा। स्वास्थ्य का पतन, जनसंख्या का विस्फोट। तुम सोचोगे, अगर खेती इतनी बुरी थी तो इंसानों ने इसे अपनाया क्यों? उत्तर है जनसंख्या। खेती भले ही पोषण में कमजोर हो, लेकिन ये ज्यादा पेट पाल सकती थी। एक खेत 10 लोगों का खाना दे सकता था, भले वो खाना अदब का हो, कमजोर हो, लेकिन था तो सही। और जब पेट भरने लगे तो लोग और बच्चे पैदा करने लगे। जनसंख्या बढ़ी, और फिर खेती जरूरी बन गई। अब इंसान वापसी नहीं कर सकता था। जंगल छोड़ दिया था, और अब उसकी पीठ पर गेहूं का बोझ था। कृषि स्वर्णिम पिंजरा। तुम सोच सकते हो, इंसान को तो खेत, घर, खाना मिल गया, वो तो आजाद हुआ। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक शानदार महल हो जिसमें रहने के लिए तुम हर दिन 16 घंटे बिना छुट्टी काम करो, और अगर मौसम ने धोखा दे दिया तो तुम भूखे मर जाओ, तो क्या वो आजादी है या बंधन? कृषि ने इंसान को सुविधा तो दी, लेकिन साथ ही बांध भी दिया। वो जंगल का राजा था, अब एक खेत का गुलाम बन गया। धोखा जो धीरे धीरे असर करता है। यही कारण है कि कृषि क्रांति को इतिहास का सबसे मायावी धोखा कहा जाता है। इसने इंसान को कुछ दिया नहीं, बल्कि उसे छोटा, कमजोर, बीमार और गुलाम बना दिया, और इंसान को यह एहसास भी नहीं हुआ। ये क्रांति एक ऐसा जाल थी जिसमें इंसान खुद जलकर फंसा, क्योंकि उसे लगा अब मैं मालिक बन रहा हूं, पर असल में वो सिर्फ कामगार बनता गया। एक सवाल जो आज भी जिंदा है। आज भी जब हम शहरों में कार चला रहे हैं, खेतों में ट्रैक्टर घुमा रहे हैं, या मोबाइल से व्यापार कर रहे हैं, तो कभी सोचिए, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं, या सिर्फ उसी जाल को और चमकदार बना लिया है? क्या हम आज भी गेहूं के गुलाम हैं, या टेक्नोलॉजी के? कृषि की क्रांति ने शुरुआत की थी संपन्नता के सपने से, लेकिन उसने जन्म दिया दुख की व्यवस्था को। चैप्टर 3, मिथकों की सत्ता। झूठ जो सभ्यता की नींव बना। कुछ झूठ इतने खूबसूरत होते हैं कि पूरी सभ्यता उन पर खड़ी हो जाती है। आज हम जिन चीजों को सच मानते हैं, धर्म, राष्ट्र, पैसा, न्याय, अधिकार, ये सभी मिथक हैं। ऐसे मिथक जिन्हें हमने खुद बनाया है, फिर सबने मिलकर मान लिया, और अब पीढ़ियों से उनकी रक्षा कर रहे हैं। पर सोचिए, जब एक इंसान किसी काल्पनिक भगवान के नाम पर अपनी जान देता है, या जब लाखों लोग एक झंडे के लिए लड़ जाते हैं, तो असली ताकत कहाँ है? हथियार में नहीं, कहानी में है। यह अध्याय हमें दिखाएगा कि कैसे झूठ जो कभी सिर्फ कल्पना थे, आज सभ्यता की रीढ़ बन चुके हैं, और कैसे इंसान ने अपनी कल्पनाओं के सामूहिक विश्वास से एक ऐसी दुनिया बना दी है जो असल में है ही नहीं। मिथक क्या होते हैं? मिथक यानी ऐसे विचार, ऐसी कहानियां जो किसी भौतिक सत्य पर नहीं टिके होते, लेकिन फिर भी लाखों लोग उन्हें सच मानते हैं। भगवान ब्रह्मा ने संसार रचा, हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, भारत एक राष्ट्र है, डॉलर की कीमत है। इनमें से कोई भी बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं की जा सकती, पर यह फिर भी हमारे जीवन को चलाती है। मिथक केवल कहानी नहीं होते, ये वो अदृश्य धागे हैं जिनसे इंसान की सामाजिक व्यवस्था बंधी होती है। साझा मिथक इक्वल्स विशाल नेटवर्क। इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब लाखों इंसान एक ही मिथक पर भरोसा करते हैं, तब वो चीजें बनती हैं: सभ्यता, कानून, समाज, व्यापार, युद्ध, धर्म, न्याय। अगर हम सब ये ना माने कि रुपए की कीमत है, तो रुपए का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अगर हम सब ये ना माने कि एक सरकार को चलाने का अधिकार है, तो कोई नेता सत्ता में नहीं रह पाएगा। मिथक वही है जिसे सब मिलकर मान लें तो वो सच बन जाता है। राजनीति, झंडों के रंग, कहानियों के जाल। राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये कहानी गढ़ने और फैलाने की कला है। हर राष्ट्र अपने बारे में एक पवित्र, गौरवशाली कथा रचता है। हम महान हैं, हम अलग हैं, हमारा इतिहास सबसे पुराना है, हमारा धर्म सबसे सच्चा है। ये राष्ट्रवाद का मिथक है। अब अगर कोई विदेशी कहे कि तुम्हारा झंडा सिर्फ एक कपड़ा है, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, शायद तुम हिंसा भी कर दो। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा अब सिर्फ कपड़ा नहीं रहा, वो एक भावनात्मक मिथक बन चुका है, तुम्हारी पहचान का हिस्सा। धर्म सबसे शक्तिशाली मिथक। हर धर्म अपने समय का सबसे बड़ा सामूहिक मिथक रहा है। स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी, मोक्ष मिलने पर पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी, ईश्वर ने 7 दिन में सृष्टि रची। ये बातें ना विज्ञान से साबित हो सकती हैं, ना किसी ने अनुभव से देखी हैं, फिर भी करोड़ों लोग इन पर विश्वास करते हैं। धर्म ने इंसानों को एक साझा पहचान दी, पूजा के तरीके, व्रत, कर्मकांड, पवित्रता के नियम। लेकिन साथ ही धर्म ने बांटने का काम भी किया। हम सही हैं, बाकी सब गलत। यही से धर्म के नाम पर युद्ध, नरसंहार, हिंसा और नफरत का बीज पड़ा। पैसा सबसे सफल मिथक। तुम एक नोट उठाओ, उस पर गांधी जी की फोटो है, एक सीरियल नंबर है, पर असल में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। फिर भी तुम उसे लेकर बाजार जाते हो, और दुकानदार तुम्हें खाना, कपड़े, मोबाइल सब दे देता है। क्यों? क्योंकि वो भी उस मिथक में यकीन करता है कि इस नोट की कीमत है। अगर कल से सब लोग कहते कि ये नोट नकली है, तो उसकी कीमत 0 हो जाएगी।
पैसा एक ऐसा कल्पनाशील विश्वास है जिसे पूरी दुनिया ने एक साथ स्वीकार कर लिया है। ये इंसान की सबसे चालाकी भरी कहानी है जिसमें हर कोई शामिल है। कानून और न्याय नैतिक मिथक। हत्या गलत है, चोरी पाप है, बलात्कार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। ये सारी बातें मूल रूप से वैज्ञानिक नहीं हैं। ये नैतिक अवधारणाएं हैं जो हमने समाज में शांति बनाए रखने के लिए बनाई हैं। इंसान के अलावा कोई प्राणी ये सोच नहीं सकता कि गलत क्या है। शेर जब हिरण को मारता है तो उसे कोई अपराधबोध नहीं होता, लेकिन इंसान को अपने अपराध की सजा का डर होता है क्योंकि हमने न्याय का मिथक गढ़ा है और ये मिथक ही समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। मानव अधिकार सबसे नया, सबसे प्यारा मिथक। हर इंसान बराबर है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं होता। एक हाथी और एक गिलहरी बराबर नहीं है। एक राजा और एक भिखारी भी प्रकृति के हिसाब से बराबर नहीं। लेकिन हमने ये तय किया कि हर इंसान को समान अधिकार मिलेगा जन्म से, चाहे वो कहीं भी पैदा हो। यह विचार भी एक मिथक है, एक ऐसा नैतिक सिद्धांत जो कानून में लिखा गया है पर असल में समाज उसे जैसा चाहे वैसा लागू करता है। सत्ता इक्वल्स मिथक पर नियंत्रण। वो व्यक्ति जो कहानी रच सकता है और उसे लोगों से सच की तरह मनवा सकता है, वही असली सत्ता का मालिक होता है। राजा, धर्मगुरु, तानाशाह, नेता, ये सभी एक ही कला में माहिर होते हैं, विश्वास पैदा करना। कभी भगवान के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी न्याय के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। और लोग उस विश्वास के पीछे दौड़ते हैं, कभी आंख मूंद कर, कभी जान देकर। मीडिया और मिथक। आज का दौर डिजिटल है, पर कहानी अभी भी वैसी ही है। अब टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया नए नए मिथक करते हैं। इस प्रोडक्ट से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, ये नेता देश को बचा लेगा, इस धर्म से जुड़ो और सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये सब बाजार के नए मिथकीय अवतार हैं। जो इंसान इन कहानियों को समझता है वो उन्हें इस्तेमाल करता है, जो नहीं समझता वो उनके गुलाम बन जाता है। झूठ जो जरूरी है। यहाँ एक कठोर सच है, अगर ये मिथक ना होते तो इंसान एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाता। अगर तुम डॉक्टर हो और तुम्हारा मरीज तुम्हारे धर्म का दुश्मन है तो बिना मानव अधिकार जैसे मिथक के तुम उसकी मदद नहीं करोगे। अगर देश के सैनिक ये ना माने कि राष्ट्र सर्वोपरि है तो कोई भी सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। मतलब ये कि झूठ जरूरी हो जाते हैं जब उनका सामूहिक विश्वास इंसान को जोड़ता है। तो क्या सब कुछ झूठ है? नहीं, सब कुछ झूठ नहीं है, लेकिन सब कुछ सत्य भी नहीं है। जो मिथक इंसान को जोड़ते हैं उन्हें शायद हम सामूहिक बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, पर जो मिथक इंसान को बांटते हैं वो बन जाते हैं सामूहिक पागलपन। सवाल ये नहीं है कि मिथक झूठ हैं या सच, सवाल ये है कि वो किस मकसद से बनाए गए हैं। कहानी का असली लेखक कौन है? कभी कभी सोचना चाहिए, तुम्हारी सोच, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा राष्ट्रवाद, तुम्हारा नैतिक मूल्य, क्या ये सब वाकई तुम्हारे हैं या किसी और ने बहुत पहले ये कहानियां गढ़ दी थी और तुम आज भी उन्हीं के भीतर जी रहे हो? शायद तुम्हारे विचार भी किसी पुरानी किताब का हिस्सा है, शायद तुम्हारी पूरी पहचान भी किसी और की कल्पना है। चैप्टर 4, गेहूं का षड्यंत्र। जब इंसान ने नहीं, गेहूं ने हमें पालतू बनाया। कल्पना कीजिए एक ऐसा मोड़ जहां इंसान अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हो और उसे ये लग रहा हो कि वह सबसे बड़ा सुधार कर रहा है। आज जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं वह वास्तव में एक धीमा जहर था, ऐसा जहर जिसने इंसान की आत्मा को उसकी जमीन में गाड़ दिया। इस अध्याय में हम उस भयानक पल को खोलने जा रहे हैं जब इंसान शिकारी से किसान बना और समझने जा रहे हैं कि शायद उसने ही नहीं बल्कि एक छोटे से पौधे ने, गेहूं ने उसे मजबूर किया। लगभग 10,000 साल पहले इंसान खुले मैदानों में घूमता था। वह शिकार करता था, जड़ें और फल इकट्ठे करता था। जीवन सरल था, कठिनाइयां थी, लेकिन वह आज़ाद था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ मानव समुदायों ने देखा कि कुछ विशेष पौधे जैसे गेहूं, जौ, चावल आदि बार बार एक ही जगह उगते हैं। उन्होंने उन्हें उगाना शुरू किया ताकि बार बार इकट्ठा करने में सुविधा हो। ये सुविधा धीरे धीरे लत बन गई और वहीं से शुरू हुई इंसान की सबसे बड़ी गुलामी। सोचिए, पहले इंसान जमीन के मालिक थे, अब वे जमीन के नौकर बन गए। सुबह से शाम तक खेत जोतो, फसल बोओ, सिंचाई करो, कीट भगाओ, फिर फसल काटो। ये सब एक ऐसी चीज के लिए जिसे वे पहले बिना मेहनत के जंगलों में पा सकते थे। और यह सब किसने शुरू किया? गेहूं ने। हाँ, गेहूं, एक छोटा सा निरीह सा दिखने वाला पौधा, वह असली खिलाड़ी था। पहले ये सिर्फ एक जंगली पौधा था, लेकिन उसने इंसान को यह विश्वास दिलाया कि अगर तुम मुझे बोओगे तो तुम्हें भोजन मिलेगा। ये लालच इतना गहरा था कि इंसान ने अपना पूरा जीवन उस पौधे की सेवा में लगा दिया। गहराई से देखें तो यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल था। खेती ने इंसान को एक सुरक्षित जीवन का सपना दिखाया। उसने वादा किया कि अब भटकने की जरूरत नहीं, अब ठहराव आएगा। लेकिन इस ठहराव ने इंसान की रीढ़ तोड़ दी। अब उसे एक ही जगह बंद कर रहना था। बीमारी बढ़ी, पोषण घटा, सामाजिक असमानताएं पैदा हुई। शिकारियों का शरीर मजबूत, लंबा और लचीला था, किसानों का शरीर कमजोर, झुका हुआ और रोगग्रस्त हो गया। इंसान सोच रहा था कि वह गेहूं को पाल रहा है, लेकिन असल में गेहूं इंसान को पाल रहा था। इंसान उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था, उसे उगा रहा था, उसके लिए जमीन साफ कर रहा था, कीटों से उसकी रक्षा कर रहा था, पानी दे रहा था। क्या ये किसी पालतू जानवर के मालिक जैसा व्यवहार है? नहीं, ये तो उल्टा है। इंसान अब उस पौधे का गुलाम बन चुका था।
अब सोचिए, एक ऐसा जीव जो पहले कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता था अब पूरी धरती पर फैला हुआ है। गेहूं ने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए इंसान का इस्तेमाल किया। उसने इंसान को अपना वाहक बना लिया, एक ऐसा वाहक जो दिन रात मेहनत करता है फिर भी खुद भूखा रह जाता है। खेती के साथ ही शुरू हुआ आबादी का विस्फोट। ज़्यादा भोजन मिला तो ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, लेकिन अब हर बच्चे को पालने के लिए और ज़्यादा गेहूं चाहिए था। इसका मतलब था और खेत और मेहनत और गुलामी। यह एक अंतहीन चक्र था, एक ऐसा चक्र जिसमें इंसान बस एक पहिया बनकर रह गया। कृषि क्रांति के साथ ही शुरू हुई एक और खतरनाक चीज, संपत्ति की अवधारणा। अब जिसके पास ज्यादा जमीन, ज्यादा फसल, वही सबसे शक्तिशाली। असमानता का बीज यही बोया गया। शिकारियों के समाज में कोई राजा नहीं था, कोई रंक नहीं था, लेकिन अब कुछ लोग दूसरों पर हुकूमत करने लगे। गेहूं ने केवल इंसान को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसने सत्ता, नियंत्रण और लालच का जहर भी इंसान की नसों में घोल दिया। और यह सब धीरे धीरे, चुपचाप, इतने शातिर अंदाज में हुआ कि इंसान को एहसास तक नहीं हुआ कि वह क्या खो रहा है। खेती के बाद इंसान ने अपने जीवन को मापने के नए तरीके खोज लिए। अब मौसम, बीज, फसल, भंडारण, सब कुछ इंसान के दिमाग पर हावी हो गया। अब उसकी सुबह सूरज की पहली किरण पर नहीं, खेतों की चिंता पर होती थी। उसकी रात अब चांदनी में टहलते हुए नहीं, अनाज के भंडार की पहरेदारी में गुजरती थी। उसका शरीर अब खुले जंगलों की लय में नहीं नाचता था, बल्कि खेतों की कठोरता में झुकता जा रहा था। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र नहीं थी, वह बंध गई थी एक ऐसे पौधे से जिसे उसने खुद चुना नहीं था, बल्कि जिसने उसे चुना था। अब ध्यान से सोचिए, क्या यह प्रगति थी? क्या यह विकास था? या यह सिर्फ एक मासूम दिखने वाला लेकिन घातक छलावा था? इस बदलाव का एक और कड़वा पहलू था, समय। पहले इंसान के पास वक्त होता था, आराम करने का, गाने का, कहानियां सुनाने का, सोचने का। अब वक्त केवल खेत के हिसाब से चलता था। बोने का वक्त, काटने का वक्त, बारिश का इंतजार। इंसान अब प्रकृति की धड़कनों को सुनने के बजाय फसल के चक्र में बंध गया था। इस कृषि व्यवस्था ने इंसान को जमीन से जोड़ा, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो उसे जकड़ कर रखने वाला था। पहले इंसान जमीन का हिस्सा था, अब जमीन इंसान की चिंता बन गई थी। अब जमीन बचानी थी, उसका उपयोग करना था, उसे बढ़ाना था। जमीन अब पूजा नहीं, पूंजी बन गई थी। और यहां से शुरू हुआ वो लंबा, थकाऊ, संघर्ष भरा इतिहास, जिसमें इंसान ने अपने ही बनाए पिंजरे को स्वर्ग समझ लिया। गेहूं का खेल यही खत्म नहीं हुआ, उसने इंसान को सामाजिक ढांचे में भी बांध दिया। अब खेतों की रक्षा के लिए समूह बने, समूहों में नेता बने, नेताओं ने आदेश दिए और आदेशों ने आज़ादी को कुचल दिया। पहले जहां हर इंसान बराबर था, अब कोई मालिक था, कोई मजदूर। इंसान की रचनात्मकता जो पहले चित्रों, गुफाओं, संगीत और नृत्य में बहती थी, अब वो बीज गिनने, फसल तौलने और गोदाम भरने में उलझ गई। गेहूं ने इंसान को भविष्य का सपना दिखाया, एक ऐसा सपना जहां कभी भूख नहीं लगेगी, जहां हर मौसम में भोजन होगा। लेकिन इस सपने की कीमत थी आज़ादी, समय, स्वास्थ्य और आत्मा। इंसान ने ये कीमत चुपचाप चुकाई, पीढ़ी दर पीढ़ी, और आज भी चुका रहा है। शायद ये गेहूं ही था जिसने सबसे पहले इंसान को ये सिखाया कि लालच, सुरक्षा की चाह और भविष्य की चिंता, ये चीज़ें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। और अगर कोई इन्हें पहचान ले तो वो उसे बहुत गहराई तक नियंत्रित कर सकता है। यही वह अध्याय है जहां से इतिहास के पन्ने करवट बदलते हैं, क्योंकि इस मोड़ पर इंसान ने केवल एक नई जीवन शैली नहीं अपनाई, उसने खुद को बेच दिया। चैप्टर 5, कल्पनाओं का जाल, कैसे मिथक और कहानियां इंसानों को जोड़ने लगे। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है तो हम उसे टोकते हैं, लेकिन अगर कोई पूरी सभ्यता किसी झूठ पर खड़ी हो तो क्या वो भी झूठ कहलाता है? कल्पनाएं, ये वो शक्ति है जो इंसानों को बाकी जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन इस अध्याय में हम इस डरावनी सच्चाई से रूबरू होंगे कि कैसे इंसानों ने अपने चारों ओर झूठ, कहानियों और मिथकों का ऐसा जाल बुना जिससे न केवल वो खुद बंधे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन अदृश्य जंजीरों में जकड़ दिया। जब हम सोचते हैं कि कोई राजा भगवान का बेटा है, या एक झंडा हमारी जान से बड़ा है, या कोई कंपनी कानूनी व्यक्ति है, तो ये सब कुछ सिर्फ कागज पर लिखे गए शब्द नहीं होते। ये इंसान के दिमाग में जिंदा मिथक होते हैं, जिन पर वो लड़ता है, मरता है और दूसरों को मारता है। तो सवाल ये है, क्या हम आज भी इन मिथकों के गुलाम हैं? चलिए गहराई में उतरते हैं। कल्पना की शक्ति, इंसान की सबसे खतरनाक ताकत। सैकड़ों सालों तक होमो सैपियंस छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, शायद 100 से भी कम लोगों के साथ। लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग विकसित हुए, उन्होंने अपनी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा हथियार ईजाद किया जो किसी भाले या अग्नि से कहीं ज्यादा ताकतवर था, कहानी। एक कहानी, एक मिथक, एक कल्पना, जिसने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को एक साथ जोड़ दिया। न कोई खून का रिश्ता, न कोई प्रत्यक्ष अनुभव, बस एक साझा भ्रम, एक काल्पनिक सच्चाई। जैसे भगवान की इच्छाएं, राष्ट्रों की सीमाएं, धर्मों के सिद्धांत, कानून की किताबें, पैसे का मूल्य, कंपनी के ब्रांड। इनमें से कोई भी चीज असलियत में नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है। झूठ जो हमें एकजुट करता है। मानव समाज के विकास में सबसे अहम बात यह थी कि कैसे हजारों लाखों अनजान लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लेकिन वो भरोसा किस पर आधारित था? एक कल्पना पर। मान लीजिए एक अजनबी आपसे कहता है, मैं तुम्हारे धर्म का हूं, या मैं भी तुम्हारे राष्ट्र का हूं, तो एक अनदेखा, अनकहा भरोसा बन जाता है। आप उसे अपने घर बुला लेते हैं, खाना खिला देते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी उसी मिथक को मानता है जिसे आप मानते हैं। अगर हम इस नजरिए से देखें तो धर्म, राष्ट्र, कंपनियां,
ये सब मैसिव फिक्शनल स्टोरीज हैं जिन्हें लाखों लोग मिलकर जीते हैं। धर्म सबसे परिष्कृत कल्पना। धर्म शायद सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली कल्पना है जिसे मानव जाति ने गढ़ा है। अगर आप किसी शेर से कहें कि वह एक खास भगवान को माने तो वह आपकी खाल फाड़ देगा। लेकिन इंसान मर सकता है अगर उसे लगे कि उसका भगवान उससे यही चाहता है। वेद, बाइबल, कुरान ये केवल किताबें नहीं हैं, ये इतिहास के सबसे प्रभावशाली मिथ जनरेटर्स हैं। और ये कल्पनाएं इतनी गहरी हैं कि इंसान उन्हें हकीकत समझता है। लाखों लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक इन कहानियों के इर्द गिर्द अपना जीवन बुनते हैं। अगर कोई सवाल करता है तो उसे गुनहगार माना जाता है। पैसा सबसे सफल मिथक। अब बात करते हैं आज की दुनिया की सबसे शक्तिशाली कल्पना की, पैसा। कोई कागज का टुकड़ा कैसे इतना ताकतवर बन गया? क्यों एक इंसान आपको गेहूं, दूध और मोबाइल देने को तैयार हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे कुछ कागज के टुकड़े दिए? क्योंकि वो भी उसी झूठ पर यकीन करता है जिस पर आप करते हैं। ये सामूहिक कल्पना है जिसे सरकार, बैंक, बाजार और समाज ने मिलकर रचा है। और आज पूरी मानव सभ्यता इसी भ्रम पर खड़ी है। अगर कल लोग मानना बंद कर दें कि नोट का कोई मूल्य है तो करोड़ों लोग कंगाल हो जाएंगे। कंपनियां, काल्पनिक व्यक्तित्व। आज आप एप्पल, गूगल, रिलायंस जैसी कंपनियों को जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये कंपनियां असल में है कहां? क्या ये एक इमारत है? नहीं। क्या ये उनके मालिक हैं? नहीं। क्या ये उनके कर्मचारियों का नाम है? नहीं। ये कंपनियां भी लीगल फिक्शन हैं। कानून के नज़र में ये इंसान की तरह ही अस्तित्व रखती हैं, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक नाम है, एक विचार जो कागजों और दिमाग में जिंदा है। और यही विचार लाखों लोगों को नौकरी देता है, करोड़ों का बिजनेस करता है और कभी कभी सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मिथक बनाम वास्तविकता। इंसानों की एक खास बात है, वे असली चीजों को छोड़कर काल्पनिक चीजों के लिए जीते हैं। एक किसान जो अपने खेत में काम कर रहा है, उसकी असलियत मिट्टी, पानी और सूरज है। लेकिन वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आदर्श परिवार, सम्मान, धन जैसे मिथकों में यकीन है। एक सैनिक अपनी जान क्यों देता है? क्योंकि वो एक झंडे, एक राष्ट्र, एक विचार के लिए मरने को गौरव समझता है। ये सब चीजें असल में नहीं हैं। आप उन्हें छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो इंसानों को जीने, मरने और मारने पर मजबूर कर देती हैं। संस्कृति, मिथकों की फैक्ट्री। हर सभ्यता, हर संस्कृति अपने लोगों को बचपन से ही कुछ कहानियां सिखाती है। तुम्हारा धर्म सबसे सही है, तुम्हारा देश सबसे महान है, तुम्हारा राजा भगवान का रूप है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मेहनत से सब बदल सकता है। ये सब बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन ये भी समाज के बनाए गए मिथक हैं। उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, फिर भी पूरी मानव सभ्यता इन्हीं धारणाओं पर चल रही है। कल्पनाओं का खतरनाक खेल। कल्पनाओं की ताकत इंसान को जोड़ती है, लेकिन अगर ये कल्पनाएं टूट जाएं तो इंसान बिखर भी सकता है। इतिहास में जब जब किसी धर्म को, किसी राष्ट्र को, किसी विचार को चुनौती दी गई है, युद्ध छिड़ गए, साम्राज्य ढह गए, सभ्यताएं नष्ट हो गई। क्योंकि जब आप किसी के झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको दुश्मन समझता है। इसलिए ये मिथक इतने मजबूत होते हैं क्योंकि वो न केवल हमारे विचारों में होते हैं बल्कि हमारी पहचान में समा जाते हैं। क्या हम अब भी गुलाम हैं? ये जानकर डर लगता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी कल्पना है। नौकरी, शादी, धर्म, कानून, न्याय, ये सब कहानियां हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी झूठी हो। ये कहानियां इंसान को इंसान बनाती हैं। लेकिन जब ये कहानियां इंसानियत को खत्म करने लगे, जब ये मिथक सच्चाई को कुचलने लगे, तब हमें रुककर सवाल करना चाहिए, क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं या किसी और की गढ़ी हुई कहानियों के किरदार? निष्कर्ष। सेपियंस के इस अध्याय ने हमें इंसानी चेतना के उस अंधेरे कोने में पहुंचाया जहां सच्चाई और झूठ का अंतर मिट जाता है, जहां कल्पनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि हकीकत को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपने अस्तित्व को उन्हीं कहानियों में खोजते हैं जो किसी और ने हमारे लिए लिखी होती हैं। अब अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये सच है, तो एक पल रुक कर पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ एक साझा कल्पना? चैप्टर 6, साम्राज्य। इतिहास के सबसे सफल धोखेबाज। कल्पना करो एक ऐसी ताकत की जो हजारों मीलों तक फैली हो, जहां एक राजा का हुक्म अनजान जमीनों में बसे अजनबी चेहरों की जिंदगी तय करता हो। वो बोलता है और किसी दूसरी सभ्यता की आत्मा काम जाती है। यही है साम्राज्य, एक अंधेरे की तरह फैलता हुआ नकली स्वर्ग। साम्राज्य कोई केवल युद्धों से नहीं बनते, वे गढ़े जाते हैं मिथकों, कहानियों और डर के ऐसे जाल से जो इंसान की सोच को ही गुलाम बना लेते हैं। साम्राज्य केवल जमीन नहीं हथियाते, वे हमारी सोच, हमारी परंपराएं और हमारी आत्मा तक कब्जे में ले लेते हैं। मानव इतिहास में जब शिकारी समूहों ने गांवों की नींव रखी, तब से ही किसी न किसी रूप में ताकत का केंद्रीकरण शुरू हो गया था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इंसानों ने यह समझ लिया कि सिर्फ लाठी और तलवार से नहीं, कहानी से भी लोगों पर राज किया जा सकता है। जब कोई साम्राज्य उठता है, वह अपने साथ एक नई विचारधारा लाता है। वो कहता है कि उसकी संस्कृति श्रेष्ठ है, उसका देवता सबसे बड़ा है, उसकी भाषा सभ्य है और बाकी सब असभ्य है। फिर वह अपने पड़ोसियों को, फिर अजनबियों को और अंत में उन लोगों को भी जो कभी उसके अपने थे, सबको उसी रंग में रंगना शुरू कर देता है। रोम एक ऐसा ही साम्राज्य था। उन्होंने कानून को हथियार बनाया, उन्होंने सभ्यता का मुखौटा पहनकर गुलामी को शिष्टता का नाम दिया।
उन्होंने सड़कें बनाई, पानी की व्यवस्था की, लेकिन साथ ही उन्होंने लाखों लोगों को अपनी संस्कृति में इस तरह गूंथ दिया कि वे भूल गए कि वे कौन थे। जब रोम के सेनापति किसी दूर की जमीन पर हमला करते थे, वे सिर्फ तलवार लेकर नहीं आते थे, वे साथ लाते थे रोमन बनने का सपना। और उस सपने के पीछे छुपा होता था नियंत्रण का गहरा मकड़जाल। साम्राज्य अक्सर अपने ही झूठ में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। वो अपने हर युद्ध को शांति लाने वाला युद्ध बताता है, हर नरसंहार को आवश्यक बलि कहता है, हर गुलामी को संस्कृति के नाम पर जायज ठहराता है। मुगल साम्राज्य को देखो, कला, वास्तुकला और संस्कृति में जितनी समृद्धि लाई गई, उतना ही कठोर प्रशासन और हिंसा भी छुपा था उस चकाचौंध के पीछे। शाही महलों की रोशनी में अनगिनत आत्माएं जली थी, वो जो टैक्स नहीं भर सके, वो जो धर्म के नाम पर अलग थे, वो जो सिर्फ दूसरे थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने और भी चतुराई दिखाई। उन्होंने बंदूक की नोक पर नहीं, व्यापार और कानून के नाम पर कब्जा किया। भारत जैसे देश में वे शिक्षित वर्ग को ही गुलामी का माध्यम बना बैठे। उन्होंने किताबें छापी, स्कूल खोले और धीरे धीरे दिमागों में यह भर दिया कि गुलामी ही तरक्की है। ये साम्राज्य सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को नहीं बदलते थे, वे हमारे विचारों को बदलते थे। वे इंसानों को उनके मूल विश्वासों से काट देते थे। एक आदिवासी जो अपने जंगल को देवता मानता था, उसे सिखाया गया कि असली भगवान चच में रहता है। हर साम्राज्य एक वादा करता है, समृद्धि का, सुरक्षा का, विकास का, और फिर वो उस वादे को अधूरा छोड़ लोगों को भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर देता है। लोगों की पहचान मिटा दी जाती है, भाषाएं खो जाती हैं, रीति रिवाज इतिहास में दफन हो जाते हैं, और जब कोई पूछता है हम कौन हैं, तो जवाब मिलता है, तुम वही हो जो हम तुम्हें कहते हैं। इतिहास का कड़वा सच यह है कि साम्राज्य जितना बड़ा, उसके झूठ उतने ही महीन होते हैं। वो झूठ जो न आंखों से दिखते हैं, न कानों से सुनाई देते हैं, पर हमारी सोच की जड़ों में उतर जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपने फैसले खुद लिए, लेकिन असल में हमें सोचने की दिशा ही दी गई थी। आज भी हम उस साम्राज्यवादी सोच के वारिस हैं। हम जिस भाषा में बात करते हैं वो किसकी है? हम जिन कपड़ों को सभ्य मानते हैं वो कौन तय करता है? हम किसे आतंकवादी मानते हैं, किसे क्रांतिकारी, ये सब किसने सिखाया? हर साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी उसकी छाया सदियों तक पीछा करती है, संस्कृति में, शिक्षा में, कानूनों में और यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी। साम्राज्य इतिहास का सबसे सफल धोखा है, एक ऐसा धोखा जिसे पीढ़ियां जिए जा रही हैं और महसूस भी नहीं कर पा रही। ये धोखा हमें यह विश्वास दिलाता है कि नियंत्रण ही शांति है, गुलामी ही सभ्यता है और मिट जाना ही तरक्की। और अब सोचिए, क्या आप सच में आज़ाद हैं, या आप भी किसी अदृश्य साम्राज्य के नागरिक हैं जिसके झूठ को आपने सच मान लिया है? चैप्टर 7, धर्म और विचारधारा, इंसानी मन पर राज करने की सबसे पुरानी तकनीक। क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गुलामी कौन सी है? तलवार नहीं, बंदूक नहीं, बल्कि वो विचार जो उसे बचपन से पिलाए जाते हैं, वो विश्वास जो इतने गहरे बो दिए जाते हैं कि इंसान खुद अपने सोचने की क्षमता पर शक करने लगे। यह है धर्म और विचारधारा की असली ताकत। एक अदृश्य जाल जो आपके मस्तिष्क में फैला होता है, बिना किसी हथकड़ी के, फिर भी आप आज़ाद नहीं होते। जब साम्राज्य शरीरों को नियंत्रित करते थे, तब धर्म ने आत्मा को पकड़ लिया। राजा तलवार से डर पैदा करते थे, पर धर्म पाप और पुण्य का डर दिखाकर इंसान की आत्मा में ही आग लगा देता था। धर्म कोई ईश्वर की खोज नहीं था, धर्म था सत्ता का सबसे चतुर आविष्कार। एक ऐसा सिस्टम जहां सवाल करना पाप बन गया और अंधविश्वास आस्था कहलाया। हर धर्म ने इंसान को बांटने का काम किया, ये तुम हो और वो दूसरा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, हर जगह पहचान का नाम लेकर लड़ाइयां करवाई गई। कभी मंदिर की दीवारों पर, कभी मस्जिद के मीनारों के नीचे, तो कभी चर्च के गलियारों में। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो धर्महीन होता है। वो न मुस्लिम होता है, न ईसाई, न हिंदू, लेकिन कुछ सालों में उसके दिमाग में ऐसे बीज बो दिए जाते हैं कि वह अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान से नफरत करना सीख जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पूजा करने की शैली अलग है। ये सबसे गहरा अंधेरा है, जहां इंसान सोचता है कि वो सही है और बाकी सब गुनाहगार। इतिहास में हर बड़े नरसंहार, हर बड़े युद्ध और हर भयानक अत्याचार के पीछे एक विचारधारा छिपी होती है। धर्म, राष्ट्रवाद, जातिवाद, नस्लभेद या फिर कोई पवित्र विषय। इन विचारधाराओं की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंसान को ऐसा विश्वास देती हैं कि वो जो भी कर रहा है वो ईश्वर की इच्छा है। यहां से शुरू होता है पागलपन। क्रूसेड्स में हजारों लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गलत धर्म के थे। नाजी विचारधारा में लाखों यहूदियों को इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो शुद्ध नस्ल नहीं थे। भारत में विभाजन सिर्फ धर्म की दीवार पर खड़ा किया गया एक खूनी अध्याय था। धर्म और विचारधारा अगर प्रेम और करुणा से नहीं भरे हों तो वो किसी जहरीले जहर से कम नहीं है। वे इंसान को इंसान नहीं रहने देते। वो या तो धार्मिक बन जाता है, या राष्ट्रभक्त, या फिर क्रांतिकारी, पर सबसे पहले वह मानव होना भूल जाता है। आज भी हम खुद को इन अदृश्य पिंजरों में बांध कर बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने धर्म, अपने विचार, अपनी पहचान खुद चुनी है, लेकिन सच्चाई यह है आपके पूर्वजों ने वो राह चुनी थी और अब आप उसी रास्ते को अपना सच मान बैठे हैं। धर्म और विचारधारा दो ऐसी चाबियां हैं जो पूरे मानव इतिहास के दरवाजे खोलती हैं।
ये चाबियां अगर सही हाथों में हों तो वो रोशनी फैला सकती हैं, पर अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो पूरी सभ्यता को अंधकार में डुबो सकती हैं। इस अध्याय के बाद आपको खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या जो मैं मानता हूं वो वाकई मेरा है, या वो भी किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट है? अब वक्त है इस पूरे सफर को याद करने का। आपने देखा कि कैसे हम जानवर से इंसान बने, कैसे भाषा ने हमें जोड़ने के बजाय तोड़ना शुरू किया, कैसे खेती ने हमें गुलाम बनाया, कैसे साम्राज्य और व्यापार ने हमें बेच दिया, और अब धर्म और विचारधारा ने हमें अंधा कर दिया। ये थी सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की डार्क और बेपर्दा सच्चाई, एक ऐसा आईना जिसमें झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सुना है तो अब आपकी बारी है कुछ वापस देने की। अगर आपको ये कहानियां झकझोर गईं, अगर आपकी सोच की दीवारों में थोड़ी भी दरार आई, अगर आपने खुद को कहीं इसमें पाया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से ये गहरी कहानियां और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं। हम मिलकर इस नींद में डूबे समाज को थोड़ा थोड़ा जगाना शुरू कर सकते हैं। तो अब फैसला आपका है, आंखें खोलनी है या फिर से सो जाना है।